नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है तनुज बंसल और आप देख रहे हैं यहाँ पे द्रोणा बैच। द्रोणा बैच के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और उसका आज हमारा लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6। तो चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। इसमें हमने चीजें डिस्कस करी। सबसे पहले हमने बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, फिर हमने बात की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, फिर हमने रिलेशन देखा एक लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए, फिर पोटेंशियल कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से देखा, और पिछले लेक्चर में हमने डाइपोल की वजह से पोटेंशियल देखा या डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी देखी जब डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंडक्टर्स के बारे में। स्पेसिफिकली ये हमारा लेक्चर पूरा का पूरा कंडक्टर्स पे बेस्ड रहेगा, जिसके बाद इस चैप्टर का हमारा समापन होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो कैपेसिटर्स है, कैपेसिटर्स को हम एंड में डिस्कस करेंगे, यानी कि मतलब एंड इन द सेंस कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने के बाद मैं आपको कैपेसिटर्स अलग से पढ़ाऊंगा। इसके साथ मैं आपको कैपेसिटर्स नहीं पढ़ा रहा हूं। तो एक बार के लिए जो पिछली बार हमने चीजें की हैं उसको एक बार के लिए रिवाइज कर लेते हैं कि भाई चीजें क्या क्या करी हैं हमने। तो रिवीजन में हमने बात की थी कि अगर डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया किसको, डाइपोल को, तो डाइपोल मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे प्लस क्यू ई, और यहां पे नेगेटिव चार्ज है तो इस पे क्यू ई इधर लगेगा, तो नेट फोर्स हमारे पास इस डाइपोल पे क्या आएगा, जीरो आएगा। तो नेट फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल वुड बी जीरो। अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क वुड बी पीई साइन थीटा। अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क हमारे पास आएगा पीई साइन थीटा। और अगर इस टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो अगर इस टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं P क्रॉस E। अगर इस टॉर्क को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वी कैन राइट इट एज P क्रॉस E, ठीक है ना, टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में। उसके बाद हमने बात की थी पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस थीटा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस थीटा, या फिर इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर हम लिखें तो माइनस पी डॉट ई। इसके हमने कुछ स्पेशल केसेस देखे थे भैया। स्पेशल केसेस सर कौन कौन से देखे थे? पहले तो थीटा 0 डिग्री पे, कि अगर जो थीटा है वो 0 डिग्री है, ठीक है ना, थीटा 0 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस पीई। टॉर्क क्या होगा, 0, ठीक है ना, टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और पोटेंशियल एनर्जी यहां पे होती है मिनिमम, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होती है मिनिमम, ठीक है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि थीटा अगर हम 180 डिग्री कर दें, थीटा अगर हम 180 डिग्री कर दें तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी प्लस पीई हो जाती है, ठीक है ना, प्लस पीई हो जाती है। टॉर्क 0 होता है। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है हमारे पास, मैक्सिमम आती है। तो ये थीटा और 0 का और थीटा 180 डिग्री का केस हमें याद रखना होता है, क्योंकि दोनों ही इक्विलिब्रियम के केसेस होते हैं। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होता है जी, और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होता है। उसके बाद, हाँ जी सर, तो इसके बाद हम टाइम पीरियड की बात करते हैं कि टाइम पीरियड यहां पे क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाय पीई। ये हमारे पास टाइम पीरियड होता है डाइपोल ऑसिलेशन का, जो कि जाते जाते मैंने आपको वहां पे बताया भी था कि हाँ ये होता है। उसके बाद हमने बात की थी कि डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होता है। अगर मैं एक्सियल पॉइंट पे बात करता हूं डाइपोल के पोटेंशियल की, अगर मैं एक्सियल पॉइंट पे बात करता हूं डाइपोल के पोटेंशियल की, तो डाइपोल का पोटेंशियल था केपी बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। शॉर्ट डाइपोल के लिए इसको अप्रोक्सीमेटली केपी बाय आर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें जो ए होता है, जो कि इसकी डाइपोल की आधी लेंथ होती है, हाफ लेंथ ए, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर। इक्विटोरियल पॉइंट पे, इक्विटोरियल पॉइंट पे अगर हम देखें, इक्विटोरियल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट कौन सा होता है सर,
ये बिल्कुल यहां पे इसके परपेंडिकुलर निकलता है बीच में से, ठीक है ना, परपेंडिकुलर निकलता है बीच में से। तो इस पॉइंट पे अगर इसको P बोल दें तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो हमें 0 मिलता है। किसी भी जनरल पॉइंट पे, किसी भी जनरल पॉइंट पे, किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल को देखें तो वो होता है KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर। किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर, थीटा इज द एंगल। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सियल पॉइंट पे KP बाय आर स्क्वायर शॉर्ट डाइपोल के लिए, यहां पे 0, और यहां पे क्या आता है KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना, यहां पे बन जाता है हमारे पास KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। तो ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। तो अब क्या करने वाले हैं, अब इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली किसके बारे में, कंडक्टर्स के बारे में, जो कि हमारा पूरा चैप्टर हमारा कंडक्टर्स पे ही बेस्ड रहने वाला है, या इसी पे हमारा पूरा चैप्टर जो है या पूरा लेक्चर जो है आज टिका हुआ है। तो कंडक्टर्स की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, मेन प्रॉपर्टी तो कंडक्टर्स की सबको पता है कि जिसमें चार्ज मूव कर सकता है, कैन इजीली मूव या फ्लो, कैन इजीली मूव या फ्लो। कंडक्टर में चार्ज इजीली फ्लो कर सकता है। कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेन बात कंडक्टर के अंदर यह होती है कि कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंडक्टर मटेरियल में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, है ना। मान लो कि ये हमारे पास एक कंडक्टिंग मटेरियल है, सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है ना, दिस इज द कंडक्टिंग मटेरियल। अब इस कंडक्टिंग मटेरियल में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर जगह जगह घूमते रहेंगे। इनको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। ये किधर भी अपनी मर्जी से, मन कहे तो इधर चले गए, मन करे तो इधर चले गए, तो किधर भी चले जाते हैं, इन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो यही कंडक्टर्स की मेन प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, इसके लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्टर में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। इसी की वजह से इनको कहा जाता है कि कंडक्टर में चार्जेस इजीली मूव कर सकते हैं। आप कंडक्टर में किसी एक जगह पे चार्ज रख दो तो हो सकता है वो थोड़ी देर बाद दूसरी जगह पे आपको दिखाई दे, यानी कि इजीली मूव कर सकते हैं। ये मेन बात है कंडक्टर की। अब सर इस मेन प्रॉपर्टी की वजह से कंडक्टर के अंदर और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी वो हम देखने वाले हैं। आइए, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, एक एक करके बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम कंडक्टर की करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे कि भैया ये प्रॉपर्टी क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, सब करेंगे भैया। तो देखिएगा यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग मटेरियल, पहली प्रॉपर्टी है द कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग मटेरियल फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज 0, ठीक है ना। देख पा रहे होगे आप मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो वर्ड मैंने यूज किया है आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर वो होता है जो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं होता, किसी के साथ कनेक्टेड नहीं होता, किसी तार वार से नहीं जुड़ा होता, किसी बैटरी के साथ नहीं जुड़ा होता, ठीक है ना। अगला चैप्टर हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा जिसमें कंडक्टर बैटरी के साथ कनेक्टेड होगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग मटेरियल, जैसे सपोज करो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, क्या है भाई, कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं। कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं। प्रोटॉन इसके अंदर मूव नहीं कर सकते, ठीक है ना, प्रोटॉन मूव नहीं कर सकते भाई। फ्री इसके अंदर कौन होते हैं, प्रोटॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। मान लीजिए कि ये आपके पास एक कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है ना, दिस इज द कंडक्टिंग मटेरियल। अब इसमें आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई,
एक्सटर्नली आपने इसके साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ठीक है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इस पे लगा दी, कंडक्टर के साथ आपने इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें लगाई तो कंडक्टर के अंदर कौन है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, कंडक्टर के अंदर कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसे ही आपने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, मान लो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इधर लगाई तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा भाई। ध्यान से देखिएगा, ये रंग, हाँ ये रंग चूज कर लेते हैं। तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। दिस फोर्स वुड बी ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा ना, तो दैट इज चार्ज और दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां पे दिखा दिया, ठीक है ना, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमें देखने को मिल रहा है। ये इस पे फोर्स लगा, किस पे, फ्री इलेक्ट्रॉन पे, किस पे लगा, फ्री इलेक्ट्रॉन पे लगा। अब इसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन, सारे तो नहीं, काफी सारे इलेक्ट्रॉन इधर आने की कोशिश करेंगे, तो इधर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। इधर अगर नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो उधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से, उधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। हमने क्या किया भाई, ध्यान से सुन लो, दोबारा बता रहा हूं मैं आपको कि हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें लगाई, ठीक है जी, किस पे लगाई, कंडक्टर पे। जैसे ही मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई इस पे, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स उल्टा लग गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, ये इधर पॉजिटिव आ गया, इधर नेगेटिव आ गया। इस पॉजिटिव से नेगेटिव आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, इसको हम कहते हैं EIN, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो यहां पे डेवलप हुए, ठीक है ना। देखो भाई, सबसे पहले हमने बाहर एक फील्ड लगाई, ठीक है ना, बाहर हमने फील्ड लगाई जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे उल्टा फोर्स लगा, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन्स पे, जिसकी वजह से मतलब इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव कंडक्टर के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए काफी सारे। तो अब यहां पे पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड और डेवलप हो गई। वो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से आई है। लिखा हुआ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, जो कि अंदर डेवलप हो गई है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से डेवलप हुई, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से डेवलप हुई है। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक दूसरे को कैंसल करती हैं, ठीक है ना, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल ईच अदर, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसल करती हैं, ठीक है ना, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसल करती हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर
जीरो हो जाती है। वही मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी यहां पे लिख के बताई है, ठीक है ना। मैं पूरा फिर से बता रहा हूं, ठीक है ना, ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग मटेरियल, जो कंडक्टर का ये मटेरियल बना हुआ है, ठीक है ना, कंडक्टिंग मटेरियल बना हुआ है, इसके मतलब बिल्कुल अंदर आप देखोगे, अगर ये आइसोलेटेड है, अगर ये आइसोलेटेड है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो मिलेगी, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगी, ठीक है ना। होगा क्या कि हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, वो तो हमने एक्सटर्नली लगाई, तो इसके अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई इंड्यूस चार्जेस की वजह से, जिसने बाहर वाली फील्ड को कर दिया कैंसिल। तो जिसने बाहर वाली फील्ड को कैंसिल कर दिया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहां पे क्या बन के आ गई है, जीरो बन के आ गई है, ठीक है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहां पे जीरो बन के आ चुकी है। इसीलिए हम कहते हैं कि बस ये आइसोलेटेड होना चाहिए। मेन बात यह है कि आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब किसी बैटरी वैटरी से कनेक्टेड ना हो। अगले चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा, तो जब कंडक्टर को, किसी भी कंडक्टिंग वायर को या किसी भी और कंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जीरो होना जरूरी नहीं होता। तो आइसोलेटेड वर्ड यहां पे जो मेन बात है वो मैंने यहां पे लिखी है, ठीक है जी। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, पहली प्रॉपर्टी। सर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? आइए भैया दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं, उसको क्यों छोड़ना है। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि कंडक्टर के अंदर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होता। देखो कोई भी बॉडी हो, उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कोई भी बॉडी है, इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। दोनों मतलब अगर न्यूट्रल बॉडी है तो ये दोनों इक्वल होंगे, इन दोनों की संख्या न्यूट्रल बॉडी में क्या होगी, इक्वल होगी। मानते हो इस बात को कि न्यूट्रल बॉडी के अंदर इन दोनों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी भाई, न्यूट्रल बॉडी के अंदर। लेकिन अगर न्यूट्रल बॉडी नहीं है, चार्ज्ड बॉडी है, अगर चार्ज बॉडी है तो वो एक्सेस में चार्ज आएगा। एक्सेस का मतलब कि भाई अगर कोई भी बॉडी न्यूट्रल आप कहते हो तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उस बॉडी पे चार्ज नहीं होता। बॉडी पे चार्ज तो होता है, लेकिन वो चार्ज क्या हो जाता है, नलीफाई हो जाता है, ठीक है ना, नलीफाई हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैंसल हो जाता है। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें कि अगर कोई चार्ज्ड बॉडी है, अगर कोई चार्ज्ड बॉडी है तो उस पे जो एक्सेस चार्ज होगा वो अंदर रह नहीं पाएगा, वो सारा का सारा चार्ज बाहर चला जाता है, डज नॉट रिजाइड इनसाइड अ कंडक्टर। ये सारा का सारा चार्ज सरफेस पे चला जाता है। दिस चार्ज मैं लिख भी देता हूं, रिजाइड्स ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये सारा का सारा चार्ज कंडक्टर की सरफेस पे रिजाइड करता है, ठीक है ना, कंडक्टर की सरफेस पे रिजाइड करता है ये पूरा का पूरा चार्ज, ठीक है ना, पूरा का पूरा चार्ज कंडक्टर की सरफेस पे रिजाइड करता है। सर कैसे? ध्यान से सुनो भाई, अभी अभी मैंने बताया कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, बिल्कुल होती है सर। तो एक लॉ होता है बेटा जो हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में पढ़ते हैं, E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। होता है, बिल्कुल होता है सर, गॉसियन सरफेस के लिए लॉ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है, जीरो, तो इसका मतलब चार्ज भी अंदर क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब अंदर इस सरफेस के कोई भी चार्ज नहीं रह सकता, अंदर इस सरफेस के कोई भी चार्ज नहीं रह सकता, कोई भी कंडक्टर हो, ठीक है ना। तो फिर चार्ज जाएगा कहां, हवा में चला जाएगा? नहीं भाई, हवा तो कंडक्टिंग नहीं है, तो हवा के अंदर तो नहीं जा सकता। तो फिर ज्यादा से ज्यादा जा कहां सकता है, सरफेस पे। ज्यादा से ज्यादा कहां जा सकता है भाई, सरफेस पे जा सकता है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इस वजह से चार्ज एनक्लोज्ड भी जीरो होगा। इसकी वजह से सारा चार्ज कहां पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा। तो जो भी आप एक्स्ट्रा चार्ज दोगे, एक्सेस चार्ज दोगे,
देखो जितना न्यूट्रल है वो तो है ही, जितना पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर रहा है वो तो कर रहा है, जो भी एक्सेस चार्ज दोगे वो कहां पे जाएगा, सरफेस पे। कहां पे, सरफेस पे जाएगा भाई। अगला, कंडक्टिंग मटेरियल जो होता है वो इक्वी पोटेंशियल होता है। कंडक्टिंग मटेरियल इक्वी पोटेंशियल होता है। इक्वी पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। सर ये कैसे, अभी बता रहे हैं यार, इतनी क्या जल्दी है, इतनी क्या जल्दी है भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। आप यहां पे देखो कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, ठीक है ना। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0 और ये होता है इसका फॉर्मूला -dV/dr या -dV/dx, -dV/dy, -dV/dz, पढ़ाया था ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो -dV/dr 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि dV 0 है, इसका मतलब ये हुआ dV 0 है भाई, ठीक है ना। dV 0 है, dV 0 होने का मतलब चेंज इन पोटेंशियल 0 है, यानी कि पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे भी 0 होगी वहां पे अंदर पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वहां पे अंदर पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। याद करो, याद करो, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर को याद करो, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर को याद करो भाई। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर याद आ रहा है। मान लो इसको +q चार्ज दे दिया और इसका रेडियस r है, तो इसके इनसाइड पॉइंट पे और सरफेस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल दोनों जगह पे बराबर था, KQ/R, KQ/R, क्योंकि अंदर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल रही थी, 0। तो इसका मतलब अंदर के रीजन में पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अंदर के रीजन में पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो एक बार के लिए अभी तक की 3 प्रॉपर्टीज को देखो। कंडक्टिंग मटेरियल इनसाइड अ कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर जो कंडक्टिंग मटेरियल होगा उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। दूसरा पॉइंट कि भाई कोई भी एक्सेस चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं रह पाएगा, उसके कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर नहीं रह पाएगा। कहां पे रिजाइड करेगा, सरफेस पे। कहां पे, सरफेस पे। तीसरा पॉइंट कि कंडक्टर का जो पूरा मटेरियल होगा वो इक्वी पोटेंशियल होगा, यानी कि कंडक्टर के पूरे मटेरियल पे पोटेंशियल आपको क्या मिलने वाला है, कांस्टेंट मिलने वाला है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए जो हमने यहां पे देखे हैं इसके लिए। चलो जी अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की वजह से आपने देखा भी होगा, जैसे मैं ये हॉलो स्फीयर ले लूं, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम बनाते थे, याद करो, वो ऐसे बनाते थे। इसकी वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते थे वो ऐसे बनाते थे भाई, ठीक है ना। दीज वर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ठीक है ना। यहां पे भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस पे, कंडक्टर के सरफेस पे उसके परपेंडिकुलर होती है हर पॉइंट पे, ठीक है ना। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग सरफेस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, कोई और एंगल पे नहीं हो सकती। सर अगर और एंगल पे हो जाए तो, अब कोई बच्चा जिद भी कर सकता है भाई, है ना। कोई अड़ गया, अरे मैं तो भाई परपेंडिकुलर नहीं रखूंगा, मैं तो किसी और एंगल पे रखूंगा। रख ले भाई, तू देखो जरा, मान लो कि भैया हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर नहीं रख रहे, ये तो गलत है वैसे। मान लो कि हम इसको परपेंडिकुलर नहीं रख रहे, ठीक है ना, किसी एंगल पे रख रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट होंगे। एक यहां पे पैरेलल होगा, एक्स कंपोनेंट, और एक क्या होगा, इसका
वाई कंपोनेंट, ठीक है ना। एक कंपोनेंट कंडक्टिंग सरफेस के पैरेलल भी आ जाएगा, ठीक है ना। ये कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस होगा, पैरेलल टू सरफेस। ये कंपोनेंट क्या है, सरफेस के पैरेलल है भाई, ये कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल आने लग गया, ठीक है ना, यहां पे चार्ज है, देखो जरा, देखो 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 देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कंडक्टर के पैरेलल आने लग गया, भैया यहां पे भी बना लो मैं पैरेलल बना देता हूं, लो मैं यहां पे भी पैरेलल बनाने लग जाता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। सोचो भाई जरा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगेगा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, ठीक है ना, इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, तो जिसकी वजह से ये चार्ज चलने लगेगा, जिसकी वजह से ये चार्ज चलने लगेगा। भाई ध्यान से सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि कंडक्टर के सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगी और किसी एंगल पे नहीं हो सकती, ठीक है ना। अगर वो परपेंडिकुलर की बजाय पैरेलल हो गई है तो उसका नुकसान क्या होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, उसकी वजह से चार्ज पे उसके पैरेलल फोर्स लगने लगेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो फोर्स लगने की वजह से अब ये चार्ज, अब इधर पैरेलल फोर्स लग गया तो चार्ज चलने लगेगा पूरे स्फीयर पे, ऐसे गोल 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 हर पॉइंट पे फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से हर पॉइंट पे चार्ज मूव करेगा। तो मूव करेगा, इसकी वजह से ड्यू टू दिस पैरेलल कंपोनेंट the charges will move, the charges will move, the electrostatic conditions would not be there, electrostatic conditions will not be sustainable, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस सस्टेनेबल नहीं रहेंगी। मतलब कहने का क्या हुआ सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही ये होता है कि चार्ज रेस्ट पे है। अब बिना बैटरी के चार्ज मूव कर रहा भाई, अब खुद सोचो, बैटरी तो लगाई नहीं ना, बैटरी लगाते हैं, अगले चैप्टर में बैटरी लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे चार्ज को मूव करवाएंगे, बिना बैटरी के चार्ज मूव कर रहा है, बिना बैटरी के चार्ज मूव कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैं यहां पे हम ये कह सकते हैं कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के परपेंडिकुलर हो तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के परपेंडिकुलर नहीं होगी, अगर वो पैरेलल हो गई तो उसकी वजह से चार्ज मूव करने लग जाएगा। तो आप देखो कि पता चला ये स्फीयर, आपके घर में एक चार्ज स्फीयर पड़ा है, ठीक है ना, अपने आप उसके चार्जेस जो हैं चलने लगे, अपने आप स्पार्किंग होने लगे, चार्जेस चलने लगे मतलब स्पार्किंग होने लगे, तो अपने आप ही स्पार्किंग कंडीशंस जो है वो डेवलप हो जाएंगी, जो कि यहां पे पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम यहां पे कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग सरफेस के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए हमेशा, ऑलवेज। अच्छा जी, ये तो समझ में आ गया सर। सर एक और बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप। कोई भी शेप हो कंडक्टर की, कैसी भी उबड़ खाबड़ शेप हो, ऐसी शेप हो, ऐसी शेप हो, स्फेरिकल हो या कोई भी और शेप हो, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही निकल करके आएगी। उसके सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही निकल करके आएगी और कुछ नहीं आ सकती। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया भी था जब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड कर रहे थे। यहां पे मैं फिर आपको एग्जाम्पल बता देता हूं। सर क्या एग्जाम्पल है, हॉलो स्फीयर का या कंडक्टिंग स्फीयर का एक एग्जाम्पल। कंडक्टिंग स्फीयर सॉलिड भी हो सकता है क्योंकि चार्ज तो सारा कहां पे रहेगा, सरफेस पे। तो इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, याद करो, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, KQ बाय
कैपिटल आर का स्क्वायर, यही होती थी के क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। अब इसको देखना मैं कैसे लिखता हूं। सबसे पहले तो इसमें सिग्मा चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। सिग्मा होता था चार्ज बाय एरिया, एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर पूरे स्फीयर का, तो चार्ज की वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। चार्ज की वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ गई। इसको यहां पे रख दो, पहले तो k की वैल्यू रख दो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की वैल्यू रख दो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर तो है ही, ये वाला आर स्क्वायर तो डिवीजन में है ही, ठीक है ना, दिस इज द आर स्क्वायर जो यहां पे डिवीजन में है, ठीक है जी। तो 4 पाई से 4 पाई कट गई, 4 पाई वो लेटने वाली 4 पाई नहीं भाई, ये 4 पाई, ठीक है ना, ये 4 पाई जो कट गई है, आर स्क्वायर कट गया, बचा क्या, ऊपर सिग्मा बचा, नीचे एप्सिलॉन नॉट बचा, बचा क्या, ऊपर सिग्मा नीचे एप्सिलॉन नॉट बचा। बात ये प्रूव हो चुकी है। खैर ये बात तो मैंने स्फीयर के लिए प्रूव की है। बहुत सारे लोगों को अब ये डेरिवेशन देख के भ्रम हो जाता है कि सर ये तो आपने स्फीयर के लिए किया है। सबके लिए वैलिड है, सबके लिए वैलिड है भाई, स्फीयर के लिए भी वैलिड है, कोई और शेप हो उसके लिए भी वैलिड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। 5 प्रॉपर्टीज अभी तक कर चुके हैं, फिर एक बार दिखा देता हूं। आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इस वजह से अंदर चार्ज भी नहीं रह सकता। क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो अंदर पोटेंशियल भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होगी और वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सारी प्रॉपर्टीज मतलब एक तरीके से मैंने आपको यहां पे दिखा दी हैं जो अभी तक हमने पढ़ी हैं, अभी और भी बाकी हैं जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। अगली प्रॉपर्टी से बढ़ने से पहले एक कंसेप्ट सीखना है सर। क्या कंसेप्ट है, आओ जानते हैं। दो कंडक्टर्स हैं, कनेक्ट करेंगे दो कंडक्टिंग स्फीयर्स को, कनेक्ट करेंगे दो कंडक्टर्स को, या फिर आप कहो दो कंडक्टिंग स्फीयर्स को, ठीक है ना, दो कंडक्टिंग स्फीयर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। दोनों लार्ज डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, मतलब लार्ज कहने का मतलब ये हो गया कि उनके साइज के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस बहुत लार्ज है। ऐसा लार्ज का मतलब ये नहीं कि एक दिल्ली में रख दिया, एक मुंबई में रख दिया, ऐसा नहीं कर रहे हम, मतलब सफिशिएंट डिस्टेंस पे रखे जा रहे हैं ताकि वो एक दूसरे को इफेक्ट ना करें। देखो भाई, एक ये, एक ये, ठीक है जी, ये दोनों को कनेक्ट करना है अभी हमें। एक का रेडियस R1 है, चार्ज Q1 है, दूसरे का रेडियस R2 है, चार्ज Q2 है। दो कंडक्टर दे दिए। लार्ज डिस्टेंस पे क्यों रखे हैं सर, अभी अभी बताया था, सो दैट दे डू नॉट इफेक्ट ईच अदर। बेटर वे अगर लिखने का हो तो हम लिखेंगे सो दैट दे डू नॉट इफेक्ट, सो दैट दे डू नॉट इफेक्ट या डोंट इफेक्ट ईच अदर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि वो इतनी दूरी पे सफिशिएंट रहें ताकि वो एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड में बाधा ना डालें। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर कैलकुलेशन बड़ी डिस्टर्बेंसिंग आएंगी भाई, ठीक है ना, इसीलिए उनको सफिशिएंट डिस्टेंस पे रखा गया है। एक पे चार्ज Q1 है और एक पे चार्ज Q2, रेडियस R1, रेडियस R2। फिर इनको कर दिया गया है जी कनेक्ट, तार लगा दी गई, ठीक है ना, इसके साथ क्या लगा दी गई, तार लगा दी गई है। ये यहां पे लगाई हमने तार, ठीक है जी, तार लगाई, स्विच अभी ओपन है। ये ऐसे दिखाने का मतलब होता है
कि स्विच ओपन है, मतलब अभी कनेक्शन नहीं किया। तार कौन सी होनी चाहिए? कंडक्टिंग होनी चाहिए, कंडक्टिंग तार होनी चाहिए ताकि चार्ज वहां से ट्रांसफर हो सके, चार्ज वहां से ट्रांसफर हो सके। ठीक है जी। अब सर, अब क्या किया? अब कनेक्ट कर दो, अब कनेक्ट कर दो। कर दिया कनेक्ट सर। ये सिंबल होता है दिखाने का, जब ये एरो लगा दिया जाता है कि स्विच क्लोज हो गया है। स्विच क्या हो गया है? क्लोज्ड हो गया है। सो दिस इज द स्विच क्लोज्ड। ठीक है ना, ये स्विच क्लोज के लिए एरो है। किसके लिए है? स्विच क्लोज के लिए। R1 क्या है? ये R1। ये कौन सा रेडियस है? R2। तो जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे तो एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में चार्ज जाएगा। सर क्यों जाएगा? बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। देखो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट समझना कि मेन कंसेप्ट किस पे वर्किंग है। ठीक है ना, टीबी स्पेशल में आपको फील करवाता हूं क्या कंसेप्ट है। हीट फ्लो करती है, हीट फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। मानते हो बात? बिल्कुल मानते हैं सर। वाटर हमेशा या लिक्विड हमेशा फ्लो करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, या ड्यू टू हम कहें, लिक्विड हमेशा फ्लो करता है, फ्लोज ड्यू टू, ऐसा बोलना चाहिए, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस। तो चार्ज फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, भाई अगर इस स्फीयर और इस स्फीयर के पोटेंशियल में फर्क है तो चार्ज फ्लो करेगा एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में। भैया सिंपल सी बात है, हीट क्यों फ्लो करती है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी। क्यों फ्लो करेगी? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। पानी या कोई भी लिक्विड क्यों फ्लो करेगा? प्रेशर डिफरेंस की वजह से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इसी तरीके से चार्ज फ्लो करता है, किसकी वजह से? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से फ्लो करता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है भाई, समझे? तो कब तक फ्लो करेगा सर? आपने ये तो बोल दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है, तो कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों के पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते। जैसे ही मैंने इनको कनेक्ट किया, हाँ सर किया नाम की एक गाड़ी भी आती है, वो किया नहीं, कनेक्ट किया, तो Q1 डैश और Q2 डैश, इस पे चार्जेस क्या आ गए? Q1 डैश और Q2 डैश चार्जेस आ गए। Q1 डैश और Q2 डैश ये फाइनल चार्जेस हुए, क्योंकि इसमें चार्जेस का आदान प्रदान हुआ होगा। भैया या तो हो सकता है इधर से इधर गए हो चार्जेस, या फिर हो सकता है इधर से इधर आए हो। ठीक है ना, चार्जेस का आदान प्रदान हुआ होगा, इसमें चार्ज का फ्लो हुआ होगा। ठीक है जी, चार्ज का फ्लो हुआ होगा, चार्जेस का आदान प्रदान हुआ होगा। किसकी वजह से? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। कब तक होता रहेगा? जब तक कि इनके पोटेंशियल आपस में क्या नहीं हो जाते? बराबर नहीं हो जाते। जब तक इनके पोटेंशियल आपस में क्या नहीं हो जाते? बराबर नहीं हो जाते, तब तक इनमें पोटेंशियल चार्जेस का फ्लो हुआ होगा, या तो इधर से इधर या फिर इधर से इधर। ठीक है ना, मतलब इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, दोनों ही तरफ हो सकता है।
डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है। अब मैं आपको पोटेंशियल लिख के दिखाऊंगा, ऐसे नहीं, लिख के दिखाऊंगा। सर लिखो, फिर लिखो। आओ फिर अगले पेज पे चलते हैं। कनेक्ट करने से पहले चार्ज Q1 रेडियस R1, चार्ज Q2 रेडियस R2, इसका पोटेंशियल KQ1 बाय R1 पहले का, दूसरे का पोटेंशियल KQ2 बाय R2। ठीक है जी। तो ऑब्वियसली एक का पोटेंशियल ज्यादा होगा, एक का कम होगा। ठीक है जी। अब जैसे ही इनको मैंने कर दिया कनेक्ट, इनको मैंने कर दिया कनेक्ट, इस पे चार्ज आ गया Q1 डैश, रेडियस आ गया R1, चार्ज आ गया Q2 डैश, रेडियस आ गया R2। अब इसका पोटेंशियल क्या होगा? V1 डैश नया पोटेंशियल KQ1 डैश बाय रेडियस R1। रेडियस तो नहीं चेंज होगा ना, रेडियस तो नहीं चेंज होगा, वो थोड़ी चेंज होगा भाई। इसका पोटेंशियल KQ2 डैश बाय R2, ये इसका पोटेंशियल हो गया। ठीक है जी। KQ1 डैश बाय R1, KQ2 डैश बाय R2, ये इसका पोटेंशियल हो गया। नए पोटेंशियल्स ये V1 डैश और V2 डैश इसको बोल देते हैं। ठीक है ना, V1 डैश और V2 डैश इसको बोल देते हैं। अच्छा, अब सुनो भाई ध्यान से। चार्जेस हैं Q1 Q2, नए चार्जेस क्या है? Q1 डैश और Q2 डैश। हमने ये पढ़ा है कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, हमने ये पढ़ा है कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। भाई मैं सॉल्व करने वाला हूं, सॉल्व नहीं मतलब आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, तो टोटल चार्ज पहले कितना था? Q1 प्लस Q2, ये बराबर होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश के। ठीक है ना, ये बराबर होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश के। दिस इज द टोटल चार्ज रिमेनिंग कंजर्व्ड। टोटल चार्ज इसका मतलब क्या रह रहा है? कंजर्व रह रहा है। दैट मीन्स टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है ना, टोटल चार्ज कंजर्व रह रहा है भाई। दूसरा, पोटेंशियल बराबर करने हैं, पहले वाले नहीं बराबर, ये बराबर नहीं है ना, V1 V2 के इक्वल नहीं है। पहले तो डिफरेंस था इनमें पोटेंशियल का, अब दोनों बराबर हैं। ठीक है ना, अब दोनों बराबर हैं, तो V1 डैश और V2 डैश को बराबर करना है, यानी कि KQ1 डैश बाय R1 इज इक्वल्स टू KQ2 डैश बाय R2। ठीक है ना, इन दोनों पोटेंशियल को हमें क्या करना है? बराबर करना है। तो ये बनती है सेकंड इक्वेशन, ये बनती है सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना, ये बनती है सेकंड इक्वेशन। जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो वो रिजल्ट आपको याद करना है। अब सॉल्व नहीं करवा रहा मैं यहां पे, क्योंकि बोर्ड वगैरह में नहीं पूछा जाता। ठीक है ना, बोर्ड में नहीं है, बोर्ड में नहीं है। तो ये कोई डेरिवेशन बोर्ड में नहीं है, तो फिर हमें प्रॉपरली सॉल्व करने की कोई जरूरत भी नहीं है। करना चाहते हो तो कर लेना, करना चाहते हो तो कर लेना। दो इक्वेशंस को सॉल्व भी करना है। यहां से Q2 डैश की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, आपके पास Q1 डैश आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो जब हम 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है वो देखते हैं। Q1 डैश की वैल्यू आती है Q1 प्लस Q2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, और सिमिलरली Q2 डैश की वैल्यू आती है Q1 प्लस Q2 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हमारे पास Q1 डैश और Q2 डैश यानी कि नए चार्जेस की वैल्यू होती है। ध्यान से सुन लो, देख लो, नीचे R1 प्लस R2 है, दोनों में दिख रहा है, ऊपर Q1 प्लस Q2 दोनों में है, इधर R1 है इधर R2 है, मतलब Q1 डैश के साथ R1 है, Q2 डैश के साथ R2 है। बस याद रहेगा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली है, आपको रत्ती भर भी दिक्कत नहीं आने वाली। Q1 डैश Q2 डैश, ये Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इनमें आ भी चुका है पहले और आगे भी आ सकता है।
बड़ी आसान है सर, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, समझे, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ गए हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू है। तो चार्जेस तब तक फ्लो करेंगे जब तक इनके पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते, जब तक इनके पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं अगले पेज पे ले चलता हूं आपको। Q1 डैश दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, Q2 डैश स्विच बंद किया हुआ है। सबसे पहली बात तो ये चार्जेस फ्लो till their potential become equal, जब तक इनके पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाते तब तक चार्जेस का फ्लो होता रहता है। जब तक इनके पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाते तब तक चार्जेस का फ्लो होता रहता है, ठीक है ना? तब तक चार्जेस का फ्लो होता रहता है। Q1 डैश फॉर्मूला क्या बना, Q1 प्लस Q2 इंटू R1 बाय R1 प्लस R2, ठीक है जी। Q2 डैश क्या बना, Q1 प्लस Q2 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। ये हमारे पास निकल करके आया है। दोनों पे चार्जेस, इसका रेडियस R1 और इसका रेडियस R2, ठीक है ना? एक का रेडियस R1 है और एक का रेडियस R2 है। तो Q1 प्लस Q2 इंटू R1 बाय R1 प्लस R2, Q1 प्लस Q2 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। ये आपको बातें याद रखनी है। एक और बात, शॉर्टकट फॉर आइडेंटिकल स्फीयर्स, आइडेंटिकल स्फीयर्स अगर होंगे तो उसके लिए क्या शॉर्टकट है, ये मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का पहला या दूसरा लेक्चर, ठीक है ना, दूसरे लेक्चर में आई थिंक, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, वो टीबी स्पेशल हम यहां पे डिस्कस करेंगे। अगर आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं दोनों, मतलब दोनों की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू सपोज करो आर ले लें हम, दोनों की वैल्यू आर ले लें, तो देखना क्या बनेगा, ठीक है? तो Q1 डैश क्या बनेगा, Q1 प्लस Q2, R1 की वैल्यू भी R और नीचे हो जाएगा 2R, R1 की वैल्यू R और नीचे हो जाएगा 2R, तो ये बन जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। और सिमिलरली Q2 डैश भी यही बनेगा, देखो यहां पे R पुट करोगे, यहां पे 2R पुट करोगे, ठीक है ना? Q2 डैश भी यही बनेगा, तो सेम बनेगा भाई। तो यानी कि Q1 डैश और Q2 डैश उसमें क्या आ जाएगा, दोनों बराबर आ जाएंगे और आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। जो भी टोटल चार्ज होगा, मैंने उस टाइम भी आपको शॉर्टकट ये बताया था, उस टाइम सिर्फ हमने आइडेंटिकल स्फीयर्स के लिए बात की थी। उस टाइम हमने जो बात की थी वो सिर्फ आइडेंटिकल स्फीयर्स के लिए बात की थी। उस टाइम मैंने आपसे वादा किया था, सर क्या वादा किया था, मैंने आपसे वादा ये किया था कि जब हम कंडक्टर्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि अगर स्फीयर्स आइडेंटिकल ना हो तो चार्जेस किस तरीके से डिवाइड होते हैं, जो कि यहां लिखा हुआ है। और अगर आइडेंटिकल हो, ये तो मैंने आपको तब भी बता दिया था कि जो भी टोटल चार्ज होगा उसको 2 से डिवाइड कर दो। सर एग्जाम्पल बता दो थोड़ा, बता रहा हूं। जैसे देखो एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्फीयर है जिसपे 2 कूलम चार्ज है, एक है स्फीयर जिसपे 4 कूलम चार्ज है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है। अब दोनों को टच कर दिया, टच करने पे फाइनल चार्ज, टच करने पे फाइनल चार्जेस, आपको कुछ नहीं करना। जैसे ही मैंने इनको टच किया, जैसे ही मैंने इनको टच किया आपस में, तो बेटा टोटल कितना है, टोटल बताओ।
टोटल को 2 से डिवाइड कर दो बस, क्योंकि 2 स्फीयर्स है ना, तो 2 से डिवाइड होगा। टोटल डिवाइडेड बाय 2, इक्वली डिवाइड कर दो। अगर आइडेंटिकल स्फीयर्स होंगे तो सारा चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाता है, जो भी टोटल चार्ज होगा वो दोनों में इक्वल डिवाइड हो जाएगा, सारा चार्ज इक्वल डिवाइड हो जाएगा भाई, अगर कैसे स्फीयर्स होंगे आइडेंटिकल। ये मैं आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के शुरुआती लेक्चर्स में बता चुका हूं, और ये अभी बता रहा हूं वादे के मुताबिक। अगर आपने तब से मुझे फॉलो किया है तो आपको ये चीज याद आ रही होगी, मैंने बोला था कि करेंगे। मेथड्स ऑफ चार्जिंग जब हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में, जब हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ रहे थे, उसमें एक मेथड आया था चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसमें हम बॉडीज को टच करवाते हैं, या तो डायरेक्टली टच करवाते हैं या फिर वायर से टच करवाते हैं, एक ही बात है। तो उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी, ठीक है ना। तो ये चीज मैं आपको यहां पे भी बता रहा हूं। क्लियर है जी? ध्यान में रहनी चाहिए। ध्यान में रहेगी? बिल्कुल रहेगी सर, बिल्कुल रहेगी। ओके, आगे बात करते हैं। चार्ज डेंसिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। चार्ज डेंसिटी, यहां पे सिग्मा के बारे में बात करेंगे। चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब Q1 डैश हमारे पास आया है Q1 प्लस Q2 इंटू R1 बाय R1 प्लस R2। अभी न्यूमेरिकल करेंगे बेटा, करेंगे। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा सर कुछ न्यूमेरिकल का हो जाए इस पे, होएगा होएगा, सब होगा, ठीक है ना, सब होगा भाई, ठीक है ना। कंडक्टर पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल कम आते हैं एग्जाम में, है ना, कंडक्टर से ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते आपके एग्जाम में, लेकिन हाँ थ्योरी वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, बोर्ड में भी आ सकते हैं, और फिर आपके नीट के एग्जाम में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इस तरीके के क्वेश्चन। खैर यहां पे मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, Q1 डैश बाय Q2 डैश। ध्यान से देखना, Q1 डैश बाय Q2 डैश, बाकी सारी चीजें तो सेम है, R1 और R2 का फर्क है, तो इन दोनों का रेशो क्या आएगा, R1 बाय R2 आएगा, R1 बाय R2 आएगा। इसका मतलब जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है रेडियस के। जब देखो Q1 डैश बाय Q2 डैश, Q1 डैश में किसका रेडियस आ रहा है ऊपर, R1 का, Q2 डैश में ऊपर रेडियस किसका आ रहा है, R2 का। तो Q1 डैश बाय Q2 डैश जब हम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है रेशो, R1 बाय R2। मतलब साफ है कि जिसका रेडियस ज्यादा उस पे ज्यादा चार्ज, जिसका रेडियस कम उस पे कम चार्ज। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, रेडियस। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, रेडियस। अच्छा, अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें सर, वो भी बता देता हूं। चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ये सिग्मा होता है, ठीक है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो जब मैं सिग्मा 1 लिखूंगा तो वहां पे आएगा Q1 बाय 4 पाई R1 स्क्वायर, और जब मैं सिग्मा 2 लिखूंगा तो वहां पे लिखूंगा Q2 बाय 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई R2 स्क्वायर। Q1 बाय 4 पाई R1 स्क्वायर और Q2 बाय 4 पाई R2 स्क्वायर। अब इन दोनों का रेशो करते हैं, इन दोनों का रेशो कर लो सर, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का रेशो करो। आओ सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का रेशो कर लेते हैं। तो Q1 बाय 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइड होगा Q2 बाय 4 पाई R2 स्क्वायर से। देखते जाना, ये भी एक रिजल्ट बनेगा जो आपको याद रखना है, ये तो याद रखना ही है, ये भी एक रिजल्ट बनेगा जो आपको याद रखना है, कहानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। रानी मिले या ना मिले, ये रिजल्ट हमें जरूर मिलेगा। Q1 यहां पे R1 स्क्वायर, Q2 यहां पे R2 स्क्वायर, तो ये लिखा हुआ है Q1 बाय Q2, Q1 ऊपर Q2 नीचे, R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर।
R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर, ध्यान से देख लो, और Q1 बाय Q2, ठीक है ना, Q1 बाय Q2 का जो रेशो है अभी देखा हमने R1 बाय R2 है, ठीक है ना, R1 बाय R2 है। इसको डैश में लिखना है तो डैश में लिख दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी डैश लिखना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो डैश में लिख दो, ये लो, दोनों में डैश लगा दो, तो यहां पे भी डैश, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पे क्या आ रहा है, सिग्मा 1 डैश अपॉन सिग्मा 2 डैश Q1 डैश बाय Q2 डैश क्या आया है, R1 बाय R2, R1 बाय R2 इंटू क्या है, इंटू क्या है, R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। तो एक R2 कट जाएगा और एक R1 भी कट जाएगा भाई, एक R2 कट जाएगा और एक R1 भी कट जाएगा, तो सिग्मा 1 डैश बाय सिग्मा 2 डैश, तो ये बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा भाई, ये R1 R2 कट गए तो क्या बचा, R2 बाय R1, उल्टा आ रहा है, उल्टा आ रहा है भाई, उल्टा आ रहा है, सिग्मा 1 डैश बाय सिग्मा 2 डैश R2 बाय R1 आ रहा है, देख रहे हो आप, R2 बाय R1 आ रहा है, उल्टा आ रहा है, यानी कि सिग्मा चार्ज डेंसिटी is inversely proportional to radius of curvature. Charge density is inversely proportional to radius of curvature. चार्ज डेंसिटी वहां पे ज्यादा होगी जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, जहां पे रेडियस कम होगा, या जहां पे रेडियस ज्यादा तो वहां पे चार्ज डेंसिटी कम होगी। चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि चार्ज कितना ज्यादा डेंस है उस जगह पे, चार्ज कितना ज्यादा डेंस है या कितना कितना खुला चार्ज है ना, उसी को तो बताती है चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ दैट स्फीयर एंड चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। क्या ध्यान में रहेगी ये बात, प्रॉपर ध्यान में रहेंगी, ये चीजें ध्यान में रखनी है, दोनों चीजें ध्यान में रहनी चाहिए, ये भी ध्यान में रहना चाहिए, ये भी ध्यान में रहना चाहिए। देख लेना क्वेश्चन में चार्ज की बात हो रही है या चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है, ये ध्यान देना जरूरी है। देंगे सर, क्यों नहीं देंगे, आपने बोला है तो ध्यान देंगे, बिल्कुल भाई ध्यान देना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो जरा इस पे ध्यान दो, दो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, 2021 नीट के अंदर आया है भाई, 2021, ठीक है ना। जब भी हमें दिखता ना कि हाँ ये नीट के अंदर आया है तो दिल में कुछ कुछ होता है, दिल में लड्डू फूटता है कि नहीं फूटता, बिल्कुल फूटना चाहिए, और थोड़ा सा डर भी लगता है, हाय ये क्वेश्चन तो अभी अभी आया है, ये तो क्वेश्चन बहुत नया है, अभी अभी आया है, ये तो हमसे होना ही चाहिए, तो क्वेश्चन पढ़ लो। मेरा सर तो नहीं आ रहा बीच में, देखूं मैं जरा, हाँ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, हाँ क्वेश्चन पढ़ लो, पढ़ पा रहे हो क्वेश्चन को, हाँ मेरे पीछे होने की जरूरत तो नहीं है, साइड में होने की जरूरत तो नहीं है ना, हाँ देखो फिर क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है, टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स of radius r1 and r2 are connected by a wire, then the ratio of surface charge density of the sphere is, अरे sigma 1 by sigma 2 का रेशो पूछा हुआ है, r2 by r1, यही तो बताया था, दो चार्ज, अरे यहां पे बस मैंने इसको सिग्मा 1 डैश और सिग्मा 2 डैश लिखा था, वो हमने डैश में लिखा था, इन्होंने डैश में नहीं लिखा हुआ, घबराना मत सर यहां पे डैश तो यहां पे नहीं है, दोनों को वायर से कनेक्ट किया है, R1 और R2 इसके हैं, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, R2 by R1, डायरेक्ट रिजल्ट टिक, डायरेक्ट टिक, टीबी स्पेशल, डायरेक्ट टिक करना है भाई, डायरेक्ट टिक करना है, R2 by R1 सिग्मा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, तो R2 by R1 आएगा, सीधा आंसर। 2021 नीट का फ्री के नंबर, फ्री के, फ्री बोला भी नहीं जा रहा, फ्री, फ्री बहुत ज्यादा फ्री है ये। अगला सवाल देख लो, ये प्रीवियस ईयर नहीं है लेकिन बन सकता है, हो सकता है आपके टाइम पे आ जाए, ठीक है ना, यही उम्मीद होती है हमारी तो यार, कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं या तो वही आ जाए, वैसे तो वो आ जाए तो अच्छी बात है, वैसे याद नहीं रहता, क्योंकि इस टाइम तक आप इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखते हो, कुछ याद नहीं रहता कि आया था कि नहीं आया था,
या हमने ये पहले कर रखा है या नहीं कर रखा, उस टाइम तो आपको दोबारा करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, हमारी अगर अच्छी खासी प्रैक्टिस हो तो क्वेश्चन हम जल्दी जरूर कर पाते हैं, है ना। हाँ, देखो फिर क्वेश्चन को। द रेडियस ऑफ टू मेटेलिक स्फीयर्स A and B are R1 and R2 and R2 greater than R1. They are connected by a thin wire and the system is given a certain charge. The charge will be greater. अब चार्ज डेंसिटी नहीं पूछी, चार्ज विल बी ग्रेटर। दो स्फीयर्स क्या रखे, ठीक है ना, इनको थिन वायर से कनेक्ट किया है। एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2 है, और R2 बड़ा है R1 से, इसीलिए मैंने बना के भी आपको दिखा दिया। ये A वाला स्फीयर है, ये B वाला स्फीयर है, नेमिंग भी कर दी हमने। तो कह रहे हैं किस, इसको चार्ज दिया है इस सिस्टम को, तो किस पे ज्यादा चार्ज होगा। टीबी स्पेशल, R2 ग्रेटर देन R1 है, तो चार्ज भी 2 पे 1 से ज्यादा होगा, ठीक है ना। यानी कि ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर B इस पे चार्ज ज्यादा होगा। खत्म, यही तो लगाया हमने। एक में ये लग गया जो प्रीवियस ईयर में आ गया, एक फिर ये भी तो आ सकता है ना। खत्म बात। किस पे चार्ज ज्यादा होगा, जो बड़ा स्फीयर होगा। चार्ज डेंसिटी किस पे ज्यादा होगी, जो छोटा होगा। उल्टा है, उल्टा है, समझे। चार्ज डेंसिटी का मतलब कि कितना ज्यादा डेंस है चार्ज, अभी मतलब समझाऊंगा मैं, सिग्मा को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है ना। कुछ लोगों को सिग्मा से कंफ्यूजन हो रहा होगा कि चार्ज अलग आ रहा है सर, सिग्मा अलग आ रहा है। चार्ज डेंसिटी में एक्सप्लेन करूंगा आपको। ये देखो भाई, two metallic spheres of radii 1 centimeter and 2 centimeter are given charges 10 raised to power minus 2 coulomb and 5 into 10 raised to power minus 2 coulomb respectively. बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है इनको। If they are connected by a conducting wire, then the final charge on the smaller sphere is, दो स्फीयर्स को कनेक्ट कर दिया, एक बड़ा एक छोटा, इसका 1 सेंटीमीटर रेडियस, इसका 2 सेंटीमीटर रेडियस। चार्ज 1 पे कितना है, 10 रेज टू पावर माइनस 2 कूलम। इस चार्ज को ऐसे लिख लो बेटा, सर कैसे लिख लो, 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 कूलम। अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये चार्ज लिखा हुआ 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 कूलम। अब कह रहे हैं कि चार्ज ऑन द स्मॉलर स्फीयर, स्मॉलर मतलब ये, इस पे चार्ज पूछा गया। Q1 डैश का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 प्लस Q2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, यही होता है, बस यही लगाना है हमें, और कुछ हमें लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट लगाओ, खत्म बात। ये क्वेश्चन आया था 1995 में, बहुत देर पहले आया था, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज नहीं आ सकता, क्योंकि टॉपिक्स इतने सारे हैं यार, तो सालों लग जाते हैं किसी कंसेप्ट को रिपीट होने में। तो आपकी किस्मत में कौन सा कॉन्सेप्ट रहेगा ये पता नहीं है, ये आपकी किस्मत है अब, है ना। किस्मत के बारे में अगर हमें पहले ही पता चल जाए तो फिर उसे किस्मत बोले ही क्यों, ठीक है ना, उसे किस्मत नहीं बोल सकते फिर। तो Q1 प्लस Q2, Q1 कितना है, 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2, ये 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2, कितना हो गया बेटा, 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2। देखो रेडियस ये वाला किस में है, सेंटीमीटर में है, और ये दोनों रेडियस का जो सम आएगा वो भी किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। तो क्या मुझे एक बात बताओ, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है मीटर में? नहीं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर नीचे कट जाएगा भाई, इन दोनों को ऐड करके भी क्या बनेगा, सेंटीमीटर, ऊपर भी क्या है, सेंटीमीटर। तो कुछ लोगों को हो रहा होगा कि सर सेंटीमीटर को मीटर में कर देते हैं, मैं कह रहा हूं कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट रहा है तो कन्वर्ट करके भी तो कटेगा ही, 100 से डिवाइड करना है सेंटीमीटर से मीटर के लिए, तो ऊपर भी करोगे नीचे भी करोगे, बात तो एक ही है। तो करो ही मत ना, तो करो ही मत। R1 कितना है, 1,
R1 प्लस R2 कितना हो गया 3, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, तो 6 को 3 से डिवाइड किया तो ये बन गया 2 इंटू 10⁻⁻2 कूलम। दिस इज द फाइनल आंसर, जो Q1 डैश 2 इंटू 10⁻⁻2 कूलम, दिस इज द फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर है भाई। कहां गया? ऑप्शन 4। 1995 में ये सवाल आया था। Q1 डैश की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। आसान है सर। अगर Q2 डैश निकालना हो, ये तो चलो हमसे स्मॉलर स्फीयर का पूछा था, स्मॉलर स्फीयर यही वाला है, बस उसमें R1 की जगह R2 हो जाएगा। कैसे भी कर लो, या तो फॉर्मूला लगा लो या फिर ऐसे कर लो Q1 प्लस Q2, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, दोनों का सम कितना है? सम तो उतना ही रहेगा ना, 6। सम कितना रहेगा? 6। ऐसे कर लो, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। तो ये 2 है तो Q2 डैश कितना आ जाएगा? 4। डबल आ जाएगा भाई। वैसे सोच लो, बहुत तरीके हैं सोचने के, ठीक है ना। Q2 डैश डबल होगा, डबल ऑफ Q1 डैश। क्यों सर? रेडियस भी तो डबल है। अरे इसका रेडियस 1 है, इसका रेडियस 2 है, तो इस पे जो चार्ज है उसका ये डबल नहीं होगा? अरे चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, तो इसका जो रेडियस है उसका चार्ज मिल गया तो इसका डबल कर दो सीधा, कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। टीबी स्पेशल, डबल ऑफ Q1 डैश, खत्म खत्म, ठीक है जी। सीधा सीधा कर सकते हैं, खल्लास। तो ये सवाल हमने इस पे अच्छे खासे प्रैक्टिस कर लिए हैं। वेरी गुड सर, वेरी गुड वेरी गुड। आओ फिर अगली प्रॉपर्टी पे आओ। अगली प्रॉपर्टी क्या है सर? प्रॉपर्टी नंबर 6 बोलते हैं इसको, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? सुनो, प्रॉपर्टी नंबर 6 कह रही है कि द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो वही प्रॉपर्टी हो गई। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब हुआ? सुनो अब ध्यान से। इसी प्रॉपर्टी को मैंने आपको बोला था डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना। देखो, कोई भी उबड़ खाबड़ सरफेस है, जैसे सपोज करो एक ऐसी सरफेस है, मैं बनाता हूं, ऐसी कुछ सरफेस है, समझ पा रहे हो? यहां से बड़ी तीखी सरफेस है, यहां से फ्लैट है, ये फ्लैट हो गई, यहां से थोड़ी सी मुड़ी हुई है। स्फीयर तो चारों तरफ से रेडियस उसका सेम होता है, स्फीयर का रेडियस तो चारों तरफ से क्या होता है? सेम होता है। इसमें तो ऐसा नहीं है, इसमें तो ऐसा नहीं है भाई, है ना। इसमें ऐसा थोड़ी है, स्फीयर का रेडियस तो चारों तरफ से सेम होता है, इसमें ऐसा नहीं है। तो फिर सर सुनो, बड़ी सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूं। देखो, जितनी कोई सरफेस मुड़ी होती है उतना उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है। जैसे आपने बचपन में 10th क्लास में लेंस पढ़े होंगे या मिरर पढ़ा होगा। एक तो ऐसा मिरर है, एक ऐसा मिरर है, ध्यान देना मेरी बात सुन। ऐसे बनाता हूं मैं, यहां बनाता हूं, एक ऐसा मिरर है, ये ज्यादा मुड़ा हुआ है, देखो ये ज्यादा मुड़ा हुआ है, देख रहे हो? ये कम मुड़ा हुआ है, ये कम मुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल नहीं मुड़ा हुआ, ये बिल्कुल नहीं मुड़ा हुआ, ये बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ है, खोल दिया इसको, ये कम मुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है। जो कम मुड़ा होगा, सॉरी जो ज्यादा मुड़ा हुआ होगा, उसका रेडियस छोटा होगा, जो ज्यादा मुड़ा होगा उसका रेडियस छोटा होगा, जो कम मुड़ा हुआ होगा उसका रेडियस बड़ा होगा, उसका रेडियस बड़ा होगा। और जो बिल्कुल फ्लैट सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा।
अगर इस रेडियस को R2 बोल दूं, इस रेडियस को R1 बोल दूं, तो R2 बड़ा है R1 से, और सबसे बड़ा तो ये रेडियस है, इनफाइनाइट फ्लैट सरफेस। देखो इसका रेडियस छोटा है कि नहीं है, इसका रेडियस बड़ा हो गया और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट चीज का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है भाई। ये 10th क्लास में जो आप लेंस पढ़ते हो, मिरर पढ़ते हो, उसमें भी आपसे पूछा जाए प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इनफाइनाइट। समझे? तभी तो 10th क्लास में क्या हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर कभी भी प्लेन मिरर का डिस्कस किया नहीं किया कभी? क्यों? क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। समझे? और बड़ी तीखी चीज, जैसे मान लो तीखी चीज है, पूरी मुड़ी हुई है, पूरी मुड़ी हुई है, मुड़ मुड़ के पॉइंट बन गई, इतना मुड़ गई, इतना मुड़ गई, इतना मुड़ गई कि पॉइंट बन गई, पूरी तीखी चीज, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? 0। इक्वल टू नहीं लिखेंगे, टेंडिंग टू लिखेंगे, टेंडिंग टू 0। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो शार्प पॉइंट बनेगा, जो शार्प पॉइंट बनेगा, इसका रेडियस कितना? 0। जैसे जैसे ये खुलता जाएगा रेडियस बड़ा होता जाएगा, और जैसे फ्लैट हो गया रेडियस इनफाइनाइट। बिल्कुल तीखी चीज का रेडियस 0, जैसे जैसे खुलता जाएगा रेडियस बढ़ता जाएगा, बिल्कुल फ्लैट चीज का रेडियस इनफाइनाइट। ध्यान में रहेगा, बिल्कुल फ्लैट चीज का रेडियस क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा भाई, फ्लैट चीज का रेडियस इनफाइनाइट। यही चीज यहां पे हो रही है, जितना रेडियस ज्यादा चार्ज डेंसिटी उतनी कम। सबसे कम रेडियस किसका? इस शेप को देखो, सबसे कम रेडियस कहां पे? जहां पे शार्प एज है, जहां पे रेडियस सबसे कम शार्प पॉइंट का, वहां पे सिग्मा सबसे ज्यादा होगा, मतलब वहां पे चार्ज ज्यादा डेंसिटी में होगा, मतलब डेंस होगा चार्ज। डेंस मतलब बहुत ज्यादा चार्ज वहां पे होगा, बहुत ज्यादा चार्ज वहां पे होगा भाई, बहुत ज्यादा चार्ज होगा। ठीक है जी, बहुत ज्यादा चार्ज होगा वहां पे, जहां पे तीखी चीज होगी। जहां पे फ्लैट चीज होगी वहां पे चार्ज बहुत कम होगा, क्योंकि उसका रेडियस बहुत ज्यादा, रेडियस बहुत ज्यादा तो सिग्मा बहुत कम, तो वहां पे आपको इक्का दुक्का चार्जेस दिखाने हैं। यहां पे ये नॉर्मल मुड़ी हुई हैं चीजें, तो यहां पे आप नॉर्मल चार्ज दिखा सकते हो। फ्लैट पे कम दिखाना है, जहां पे चीजें मुड़ी हुई हो वहां पे ज्यादा दिखाना है, पूरी तिखी चीज हो वहां पे सबसे ज्यादा चार्ज, पूरी तिखी चीज हो वहां पे सबसे ज्यादा चार्ज। देख पा रहे हो, यहां पे कुछ ना कुछ रेडियस है, यहां पे रेडियस 0 है, यहां पे रेडियस इनफाइनाइट है, जहां पे इनफाइनाइट है वहां पे बहुत कम चार्ज है। इधर देख लो, फ्लैट फ्लैट फ्लैट, बड़ा कम चार्ज दिखा है। जहां पे मुड़ी हुई है वहां पे नॉर्मल चार्ज दिखाया है, जहां पे शार्प है वहां पे बहुत ज्यादा चार्ज दिखाया है। मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी, मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी एट शार्प एज, शार्प एज पे मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी होती है। इसको इस प्रॉपर्टी के साथ भी रिलेट किया जाता है, इसको बोला जाता है कोरोना डिस्चार्ज। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना, ये वो वाला कोरोना नहीं है भाई, ये वाला कोरोना है। अब ये कोरोना वापस आ गया है, लेकिन इस बार जो है वो कंसेप्ट की फॉर्म में वापस आया है, वायरस की फॉर्म में वापस नहीं आया। भगवान ना करे कि भाई कोरोना कभी भी वापस आए ऐसे, है ना। कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। शार्प एज पे मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी होती है, ठीक है ना। चार्ज ज्यादा जो है वो शार्प एज की तरफ जाने की कोशिश करता है, ठीक है जी, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये प्रॉपर्टी अब हमें समझ में आ चुकी है, चार्ज डेंसिटी का मतलब भी समझ में आ चुका है। अब हम चार्ज की इंडक्शन करवाएंगे कंसेंट्रिक स्फीयर्स के अंदर। कंसेंट्रिक स्फीयर्स कैसे सर? सुनो, जैसे मान लो ये स्फीयर है हमारे पास, ठीक है ना, ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड लेकिन कंडक्टिंग है, ठीक है ना, क्योंकि ये टॉपिक ही हमारा कंडक्टर का चल रहा है।
उसके अराउंड एक और स्फीयर है, ये हॉलो है ऑब्वियसली, अंदर खाली जगह है, ठीक है ना, कंसेंट्रिक है, दोनों का सेंटर एक ही है, दोनों का सेंटर एक ही है, ठीक है ना। अब मैं आपको इसमें इंडक्शन करवा के दिखाऊंगा, अब मैं आपको इसमें इंडक्शन करवा के दिखाऊंगा भाई, ठीक है ना, इंडक्शन करवा के दिखाऊंगा। सर कैसे, कैसे इंडक्शन करवाएंगे? देखो मान लो यहां पे आपके पास चार्ज Q है, कितना चार्ज है Q पूरे स्फीयर पे, तो कंडक्टर के अंदर तो चार्ज नहीं रह पाएगा, रहेगा तो बाहर ही रहेगा, ठीक है ना। तो Q चार्ज इसके सरफेस पे है सारा, ये भी कंडक्टर है, ये भी तो कंडक्टर है, ये कौन सा नॉन कंडक्टर है भाई? इसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे इसके अंदर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर भी क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहां पे Q है, तो ये जो Q चार्ज है ये प्लस का चार्ज है, तो इस कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बोलो भाई, ये अंदर का Q चार्ज इस कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, उन्हें बुलाएगा अपनी तरफ कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बुलाएगा अपनी तरफ, ठीक है ना। तो ये अपनी तरफ बुलाएगा, तो इसके अंदर के सरफेस पे, इसके अंदर के सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इसके अंदर के सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है और इधर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, इंड्यूस बोलते हैं इसे। लेकिन ये स्फीयर है तो न्यूट्रली, है तो न्यूट्रली ना ये भाई, इस पे कोई चार्ज तो हमने दिया नहीं था। हमने जो चार्ज दिया था, चार्ज इज गिवन टू इनर स्फीयर, चार्ज जो है वो इनर स्फीयर को दिया है सिर्फ, बाहर वाला स्फीयर जो है वो तो न्यूट्रल है, बाहर वाला स्फीयर वो तो न्यूट्रल है। तो अगर उसके अंदर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसके बाहर वाले सरफेस पे कौन सा चार्ज इंट्रोड्यूस होगा? पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा। भाई एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये तो हमने दिया, किसने दिया? हमने दिया, तो उसने नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट कर लिया, तो इधर इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ गए। इलेक्ट्रॉन्स कहां आ गए? अंदर आ गए, स्फीयर के अंदर आ गए, इकट्ठे होकर इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ गए। तो बाहर की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, बाहर की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, तो बाहर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। भाई बाहर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो बाहर क्या आ गया? प्लस Q। बाहर क्या आ गया? प्लस Q। तो यहां पे हम लिखेंगे चार्ज इंड्यूस्ड, पूरा बता रहा हूं मैं आपको, है ना, जो बताया है वो लिख रहा हूं मैं। चार्ज इंड्यूस्ड ऑन इनर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर, आउटर बाहर वाले स्फीयर की इनर सरफेस पे माइनस Q चार्ज इंट्रोड्यूस हुआ है, और बाहर वाले स्फीयर की बाहर वाली सरफेस पे चार्ज इंड्यूस्ड ऑन आउटर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर, ऑफ आउटर स्फीयर कितना? प्लस Q। भाई ओवरऑल तो न्यूट्रल ही है ना, बाहर वाला ओवरऑल तो न्यूट्रल ही है, ये तो इंडक्शन हुई है, इसे कहते हैं चार्ज का इंडक्शन। इसे क्या कहते हैं? चार्ज का इंडक्शन। ये चार्जेस इंड्यूस हुए हैं, जो कि मैं आपको कंसेंट्रिक स्फीयर्स, कंसेंट्रिक जिनका सेंटर एक ही है,
उसके अंदर मैं चार्जेस को इंड्यूस करवाने की प्रक्रिया समझा रहा हूं आपको। समझे? समझे? ओके, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो एक ये अंदर है, एक बाहर है। इसको मैंने 3 कूलम चार्ज दे दिया। 3 कूलम, कितना चार्ज दे दिया सर? 3 कूलम। तो अब आपसे पूछा जाएगा फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपसे फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछी जाएगी। फाइनल चार्ज बोला जाएगा क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल मैथमेटिक्स करना है। 3 और इधर -3 और बाहर +3, बस। ओवरऑल तो न्यूट्रल ही है ना बाहर वाला भाई। 3 तो अंदर क्या आ जाएगा इसके? -3, और बाहर वाली सरफेस पे क्या चला जाएगा? +3। भाई ओवरऑल तो इसको न्यूट्रल ही रहना है, ओवरऑल तो इसको क्या रहना है? न्यूट्रल ही रहना है। तो इधर 3 के सामने -3 और बाहर क्या आ जाएगा? +3। अच्छा सर, अगर ऐसा ना हो, मान लो इसको दे दिया 3 कूलम और इसको दे दिया 2 कूलम। अब फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा भाई? अब फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो भी देख लेते हैं सर। कौन सा कोई मुश्किल काम है? कौन सा कोई मुश्किल काम है? देखो जरा, अंदर कितना दिया है? 3, ठीक है ना। 3 के सामने कितना आएगा? -3। 3 के सामने कितना आएगा? -3। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सर यहां पे टोटल चार्ज 2 कूलम है, 0 नहीं है, न्यूट्रल नहीं है। यहां पे तो ये न्यूट्रल था, यहां पे तो ये न्यूट्रल था, तो ये -3, ये +3। इस पे अब टोटल चार्ज कितना है? 2 कूलम। तो मैं इसकी बाहर वाली सरफेस पे x मान लेता हूं, x मान लेता हूं। तो -3 कूलम प्लस x मिलके कितना बनना चाहिए? 2 कूलम। कितना बनना चाहिए? 2 कूलम। तो x कितना आएगा? 5 कूलम, यानी कि बाहर वाले सरफेस पे कितना आ जाएगा? 5 कूलम। यह बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि भैया 3 के सामने कितना? -3। 3 के सामने कितना? -3। टोटल कितना रहना चाहिए? 2। टोटल ये कितना रहना चाहिए? 2 रहना चाहिए। तो 5 बाहर, -3 अंदर, टोटल कितना हो गया? 2। समझ गए? ठीक है ना। यहां पे टोटल कितना रहना चाहिए? 0। तो क्या चार्जेस इंड्यूस करने समझ में आए? क्या इसमें कोई गलती तो नहीं कर दोगे? गलती हो ही नहीं सकती भाई, गलती की गुंजाइश है ही नहीं। बहुत अच्छे, आओ फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। इस चैप्टर की समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे हम 1-2 कंसेप्ट हमारे और बचे हैं, फिर इस चैप्टर की समाप्ति की तरफ। कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर कैविटी, कंडक्टर के अंदर कैविटी। देखो भाई, कोई भी कंडक्टर ले लिया, कंडक्टर के अंदर क्या है? कैविटी है। यह है हमारा कंडक्टिंग मटेरियल, यह है हमारा कंडक्टिंग मटेरियल। जैसे आयरन भरा होगा, कॉपर भरा होगा, ठीक है ना। यह है हमारा कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होती है, हमेशा 0 होती है। यह है कंडक्टर के अंदर की एक कैविटी। जैसे दांतों में कैविटी हो जाती है, दांतों में अगर झंझनाहट हो तो सेंसोडाइन, और दांतों में कैविटी हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। इस कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तब तक जब तक इसके अंदर चार्ज नहीं रखा हुआ कोई। ये तब तक होगी इफ नो चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड कैविटी। अगर कैविटी के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 मिलेगी, ठीक है ना। इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 मिलेगी अगर कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ तो।
कंडक्टिंग मटेरियल में ये ऑलवेज जीरो मिलेगा आपको, ऑलवेज, अगर आइसोलेटेड है कंडक्टर, बस यही शर्त है, आइसोलेटेड होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगी। लेकिन कैविटी के अंदर हर बार जीरो नहीं मिलेगी, कैविटी के अंदर हर बार जीरो नहीं मिलेगी। सर कैसे? दिखा देता हूं। ये बनाया, कंडक्टर बनाया, ठीक है ना, कंडक्टर बनाया, अंदर चार्ज रख दिया, सपोज करो क्यू चार्ज रख दिया, कितना चार्ज रख दिया? क्यू चार्ज अंदर रख दिया। अब एक बात बताओ, क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी? अब नहीं, अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। सर आपने तो कहा था कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। मैंने यह बोला था कि कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। यहां पे मटेरियल नहीं है, यहां तो खाली है, वैक्यूम है, ये तो खाली है। खाली रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तभी जीरो होगी अगर वहां पे कोई चार्ज नहीं रखा हुआ। अगर चार्ज वहां पे रख दिया फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी वहां पे। तो फिर सर फिर तो यहां पे भी जीरो नहीं होगी, बता रहा। इस चार्ज को रखने की वजह से, इस चार्ज को रख दिया, अब ये चार्ज क्या करेगा? इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस कंडक्टर के अंदर क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, समझ रहे हो? तो यहां पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो बाहर कितना बचेगा सर? प्लस क्यू, क्योंकि ओवरऑल तो न्यूट्रल ही है ना। अभी आपको चार्जेस इंड्यूस करने सिखाए मैंने, तो बाहर कितना बचेगा? प्लस क्यू, बाहर प्लस क्यू बचेगा, वो कोई दिक्कत नहीं। क्यू हमने रखा, ये इंड्यूस हुए, ठीक है ना, ये हमने रखा है, ये हमने प्लेस किया है, समझ गए? हमने जानबूझ के प्लेस किया, जानबूझ के। अच्छा सर फिर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे है? अंदर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे है? सुनो, यहां पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो भाई। कौन सी सरफेस सर? गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। एक ड्रॉ कर ली? कर ली सर, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी हमने। इसके अंदर का चार्ज एनक्लोज्ड देखो, ये देखो कंडक्टिंग, ये कौन सा है? ये गॉसियन सरफेस किसके अंदर बनाई है मैंने? कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर। किसके अंदर बनाई है? कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर। इसके अंदर का चार्ज एनक्लोज्ड चेक करो, Q माइनस Q, दोनों इसके अंदर ही आ रहे हैं ना, दोनों इसके अंदर ही आ रहे हैं। Q भी इसके अंदर ही है और माइनस Q भी इसके अंदर ही है, गॉसियन सरफेस के अंदर ही है। तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड क्या आ गया? जीरो। टोटल चार्ज एनक्लोज्ड क्या आ गया? जीरो आ गया। इसी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलती है आपको, इसी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो मिलती है, यहां पे जीरो नहीं मिलती। अंदर तो चार्ज है भाई। यहां पे अगर आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, देखो मान लो यहां पे आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हो अंदर कैविटी के अंदर, क्या यहां पे चार्ज एनक्लोज जीरो आ रहा है? नहीं, यहां पे चार्ज एनक्लोज जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है ना, यहां पे चार्ज एनक्लोज्ड जीरो नहीं है। यहां पे अगर बना रहे हैं तो चार्ज एनक्लोज जीरो आ रहा है, Q और माइनस Q कैंसिल हो रहे हैं, Q और माइनस Q क्या हो रहे हैं? कैंसिल हो रहे हैं। इसी वजह से कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। मैं आपको अगली डायग्राम में थोड़ा सा और विस्तार से इस चीज को
मतलब और सफाई से ये चीज बना देता हूं। वैसे तो बनी तो उसके अंदर भी हुई है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा विस्तार में बना देता हूं। मैं ये कह रहा हूं, बड़े सिंपल और स्ट्रेट शब्दों में कह रहा हूं कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना जरूरी नहीं है। ये जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है ना। कंडक्टिंग मटेरियल में हमेशा जीरो होगी अगर आइसोलेटेड है तो। कैविटी के अंदर अगर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ तो जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर कैविटी के अंदर चार्ज रखा हुआ है तो यहां पे चार्जेस इंड्यूस होंगे, यहां पे माइनस क्यू और यहां पे प्लस क्यू। अगर मटेरियल के अंदर बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो मिलेगी, और मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होती है तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, यानी कि पूरे रीजन में आपको पोटेंशियल कांस्टेंट मिलेगा। हां, अंदर के रीजन में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो नहीं है, क्योंकि कैविटी के अंदर चार्ज रखा हुआ है, क्यू सामने रखा माइनस क्यू और यहां पे प्लस क्यू, ठीक है ना। ये हमने यहां पे गॉसियन सरफेस बना के देख भी लिया कि अगर हम अंदर कैविटी के अंदर गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो चार्ज एनक्लोज जीरो नहीं आ रहा। अगर हम यहां पे गॉसियन सरफेस बना रहे हैं तो चार्ज एनक्लोज्ड हमारा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है जी। तो इस बात का ख्याल रखें। अंदर कोई भी पॉइंट आप ले लो, आपसे पूछा जाए कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तीनों पे पोटेंशियल मैं क्या कह सकता हूं, बराबर कह सकता हूं। बिंदास बराबर कहो, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों जगहों पे आप पोटेंशियल को क्या कह सकते हो, बराबर कह सकते हो। क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। चलो, अगली प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, पढ़ ही चुके हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। किसी भी चीज को अगर हम बाहर की बिजली से या बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने की कोशिश करें तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जिसकी कोशिश फैराडे ने करी थी, फैराडे केज बना के। ये केज कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि इट हैपन्स ड्यू टू द फैक्ट दैट नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड अ चार्ज्ड हॉलो कंडक्टर। भाई ये एक हॉलो कंडक्टर ले लिया हमने, ठीक है ना, अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, सारा चार्ज कहां है, बाहर है। सारा चार्ज कहां है, बाहर है। तो अंदर के रीजन में, अंदर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। अंदर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो बाहर से अगर बिजली चमकती रहे, बाहर से बिजली चमक रही है, ठीक है ना, बाहर से बिजली चमक रही है, बिजली गिराने मैं हूं आई, बिजली चमक रही है भाई। चन्न दी कुड़ी बदलां दी भैन सारे तेनू बिजली बिजली कहन। तो ये बिजली चमक रही है भाई, ठीक है ना, ये बिजली 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 इधर से आ रही है, सब जगह से बिजली चमक रही है, ठीक है ना, सब जगह से बिजली चमक रही है। तो ये लेकिन बिजली अंदर नहीं आ सकती, ये बिजली अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी भाई। सारा चार्ज बाहर रह सकता है कंडक्टर के, ठीक है ना, कंडक्टर के सारा चार्ज बाहर रह सकता है। तो ये कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री हो गया, ये कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री हो गया। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये शील्ड की तरह एक्ट कर रहा है, बिजली को अंदर नहीं जाने देगा या बाहर की किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर नहीं आने देगा। यही लिखा हुआ है कि लाइटनिंग के दौरान आपको एडवाइस किया जाता है कि आप अपनी कार के अंदर रहें, पेड़ के नीचे ना छुपें। अगर कार आपके पास है या कोई भी कंडक्टर जैसी चीज है तो उस कंडक्टर के अंदर रहें। बस है जैसे लोहे की बनी होती है तो वो भी कंडक्टर है, बिकॉज कार इज अ कंडक्टर एंड नो इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइटनिंग कैन एंटर इनसाइड इट। तो कार के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या लाइटनिंग आपका बाल भी भाका नहीं कर पाएगी। इसलिए पेड़ के नीचे खड़े होने से अच्छा है कि हम किसी कंडक्टर के नीचे खड़े हों, है ना। वरना तो हमें डर लगता है, अरे कंडक्टर तो बिजली को पकड़ता है ना, वरना तो हम उल्टा सोचते हैं कि कंडक्टर तो बिजली को पकड़ता है, चलो पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। नहीं भैया, ठीक है ना, कार में रहना ही उस टाइम पे सेफ होगा। ये बोर्ड के लिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, बोर्ड में एक्सप्लेनेशन इसकी आ सकती है, जो कि मैंने अभी आपको बता ही दी है। तो ये जो भी यहां पे लिखा हुआ है ये वहां पे आप जाके लिख देना, कोई दिक्कत नहीं।
लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और इस लेक्चर का। क्या है सर? सिंपल सी बात है, मान लो कि एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर को हमने चार्ज कर दिया, ठीक है ना, कंडक्टर को हमने क्या कर दिया है? चार्ज कर दिया है। इसकी चार्ज डेंसिटी कुछ दी होगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब है कि ये सारे चार्जेस एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो भाई, ये सारे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब मान लो कि मैं कंडक्टर का एक कोई सी छोटा सा पोर्शन ले लूं, सपोज करो ये ए बी पोर्शन ले लूं, मुझे इस पोर्शन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर निकालना है। भाई फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगा रहे हैं तो प्रेशर भी तो होगा ना। चार्जेस की वजह से ये चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये चार्जेस इस छोटे से रीजन को भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इस कोई भी छोटा सा रीजन इस पे ले लो तो उस पे क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा भाई। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, प्रेशर ऑन एनी रीजन, P is equals to sigma square by 2 epsilon naught, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 epsilon naught। ये प्रेशर का फॉर्मूला है। इसको एक अलग वे में भी लिखा जा सकता है। कैसे सर? हाफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ भाई, लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको ऐसा करो, बाय एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो। कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ये कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ये कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है भाई, ठीक है ना, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कंडक्टर के सरफेस पे क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इसको अब हम लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट अलग, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दो बार आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है ना। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो प्रेशर लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहां का लेना है क्योंकि हर जगह का सिग्मा अलग अलग हो सकता है, तो सिग्मा यहां का लिया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां की ली जाएगी। जिस पोर्शन पे प्रेशर निकाला जाएगा उस पोर्शन का सिग्मा या उस पोर्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड ली जाएगी, समझे? सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट या हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है। इसकी डेरिवेशन कैपेसिटर्स में करेंगे हम। जब मैं आपको कैपेसिटर्स करवाऊंगा तो डेरिवेशन इन कैपेसिटर्स, तो इसकी डेरिवेशन हम कैपेसिटर्स चैप्टर में करेंगे, ठीक है ना। तो इसकी डेरिवेशन हम कैपेसिटर्स में करेंगे, ये प्रूव करूंगा मैं आपको, ठीक है ना, ये प्रूव करूंगा। अभी के लिए बस आपको याद रखना है इस चीज को, और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त, और यह चैप्टर भी होता है समाप्त। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर, ये चैप्टर पसंद आया होगा और मेरा पढ़ाना भी पसंद आया होगा। अगले चैप्टर में मिलेंगे। अगला चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इस चैप्टर के हम प्रैक्टिस सेशन में भी आपसे मिलेंगे, ठीक है जी। तो इसका भी हम प्लान करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसको रिवाइज कर लीजिएगा। जिन लोगों ने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो शॉर्ट नोट्स पूरे चैप्टर के बना लीजिएगा। बैकलॉग मत रखिए, वो रखना बड़े दुख की बात होती है, फिर वो बड़ा परेशान करता है हमें, ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। जय हिंद, बाय 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 बाय, टेक केयर।